दोस्तों, आज से मात्र 7 दिन के बाद भारत की एक बेटी को यमन देश में फांसी लगने जा रही है। फांसी की सारी तैयारियां हो चुकी है और 16 जुलाई 2025 की डेट फिक्स कर दी गई है। जो चीफ सेक्रेटरी है वहां के, उसने जेलर को सूचना दे दी है और पूरी तैयारियां हो चुकी है भारत की एक लड़की को फांसी पर चढ़ाए जाने की, और उसको हैंग टिल डेथ की सजा मिली है। यानी कि जब तक उसके प्राण ना निकल जाए तब तक उसको फांसी पर लटकाए रखना है, फांसी के फंदे पर। उसने हाई कोर्ट में अपील की, वहां से रद्द हो गई। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, वहां से भी रद्द हो गई। आखिर में उसने वहां के जो राष्ट्रपति है वहां पर अपनी अपील दायर की, लेकिन वहां से भी रद्द हो गई। तो क्या इतना बड़ा गुनाह किया था उसने? क्या था ये इतना बड़ा गुनाह? उसने जानबूझकर किया या उससे अनजाने में हो गया? वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बात है 2008 की। 2008 में भारत की एक लड़की निमिषा प्रिया, जो कि केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम से 340 किलोमीटर एक जिला लगता है पलक्कड़, वहां की रहने वाली, उसने 2008 में अपना नर्सिंग का कोर्स पूरा किया। उसके बाद उसकी यमन एक देश है वहां पर नौकरी लग गई एक नर्स के रूप में, और 2011 में शादी करने के लिए निमिषा प्रिया इंडिया वापस आती है। टॉमी थॉमस नाम के एक लड़के से उसकी शादी हो जाती है जो कि कोची का रहने वाला होता है। इसके बाद अपने उज्जवल भविष्य के लिए और अच्छे काम की तलाश में फिर से निमिषा प्रिया अपने पति के साथ यमन की जो राजधानी है सना, वहां पर जाकर रहने लग जाती है। वहां पर निमिषा की तो नौकरी लगी हुई थी नर्स के रूप में, और जो उसके पति होते हैं उसको भी छोटा मोटा काम मिल जाता है, किसी असिस्टेंट का या तो फिर ई रिक्शा चलाने का। इस तरह के काम करके वो अपनी जो दिहाड़ी कह लीजिए या जो अपना घर का गुजारा कर रहा था। कुल मिला के उनकी जिंदगी खुशहाल चल रही थी। 1 साल के बाद उनकी एक बेटी पैदा होती है। बेटी पैदा होने के बाद अब एक आदमी का घर पे रहना जरूरी था, लेकिन जो निमिषा प्रिया है उसकी अच्छी जॉब लगी हुई थी, वो तो घर पे रह नहीं सकती थी बेटी की देखभाल के लिए। तो उनके जो पति होते हैं टॉमी थॉमस, वो डिसाइड करते हैं कि मैं घर पे रह लूँगा और घर पे रह के अपनी बेटी का जो देखभाल है वो कर लूँगा, और जो प्रिया है वो अपनी नर्स की जॉब जारी रखे। तो इसी तरह वक्त के गुजरते गुजरते 2014 आता है। 2014 में इस परिवार पर आर्थिक संकट छाने लगता है। उनकी बच्ची कुछ बड़ी हो गई थी, पति काम की तलाश करता है लेकिन उसको अच्छा काम नहीं मिलता है। पत्नी जो निमिषा प्रिया होती है, जो कि नर्स की नौकरी करती है, उस नौकरी में उसके घर का गुजारा नहीं चलता है। उस नौकरी में उसके घर का गुजारा चलना मुश्किल हो जाता है। तो माहौल को देखते हुए पति जो है वो फैसला करता है वापस इंडिया आकर अपना कोई काम करने का, जबकि जो उसकी पत्नी होती है निमिषा प्रिया, वो वहीं पर जॉब अपनी जारी रखने की बात करती है। तो दोनों का यही फैसला होता है, पति वापस आ जाता है और अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आता है, और जो निमिषा प्रिया होती है वो अपनी जॉब के लिए वहीं पर रुक जाती है। पति के वापस आते ही जो यमन की राजधानी है सना, वहां पर गृह युद्ध शुरू हो जाता है। मारपीट मारकाट शुरू हो जाती है, और ये मारकाट इतनी बढ़ जाती है कि जो वहां के राष्ट्रपति होते हैं उनका जो सरकारी आवास होता है उस पर भी लोग कब्जा कर लेते हैं। माहौल को देखते हुए वहां पर जो बाहर विदेशों से आने वाले नागरिक होते हैं उनके वीजा पर रोक लगा दी जाती है। निमिषा प्रिया अपने पति को बुलाना चाहती है, लेकिन इस रोक के कारण वो वहां जा नहीं पाता है। और यहाँ पर जो निमिषा प्रिया होती है उसकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी डावाडोल हो जाती है।
इसी बीच निमिषा की मुलाकात एक तलाल अब्दुल मेहंदी नाम के आदमी से होती है, जो कि वहां पर कपड़े का व्यापार करता है। होता क्या है कि कुछ दिन पहले निमिषा ने उनकी पत्नी की डिलीवरी करवाई थी अपने हॉस्पिटल में, तो उसी से उनकी जान पहचान हो गई थी और ये जान पहचान अभी तक बरकरार थी। तो निमिषा प्रिया इस तलाल नाम के व्यापारी से कहती है कि मेरे पास एक प्लान है और वो ये है कि हम दोनों एक हॉस्पिटल बनाते हैं अपना पार्टनरशिप में, क्योंकि वहाँ का रूल होता है कि कोई विदेशी नागरिक यहाँ पर अपना व्यापार या फिर अपना हॉस्पिटल या दुकान शुरू नहीं कर सकता है, उसको ऐसी चीज़ें शुरू करने की परमिशन नहीं है। हाँ, वो यहाँ के जो नागरिक है उनके साथ पार्टनरशिप में कर सकता है। इसलिए ये निमिषा भी इस तलाल नाम के आदमी के साथ पार्टनरशिप में अपना हॉस्पिटल शुरू करती है और हॉस्पिटल जो है वो अच्छा चलने लगता है, उनकी मेहनत रंग लाने लगती है। लेकिन जो ये तलाल नाम का आदमी होता है ये हॉस्पिटल से आने वाली इनकम में हेरा फेरी करने लगता है। जो निमिषा है वो चाहती है कि जो इनकम होती है उसे हॉस्पिटल में लगाकर हॉस्पिटल को और बढ़ाया जाए, लेकिन ये तलाल उसमें गड़बड़ी करने लगता है और इस वजह से फिर जो इनका हॉस्पिटल होता है उस पर निमिषा ध्यान देना बंद कर देती है। इसका अंजाम ये होता है कि ये हॉस्पिटल धीरे धीरे करके पहले तो फायदे की बजाय नुकसान में चलने लगता है और फिर धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। इसके गम में जो तलाल होता है उसको ड्रग्स लेने की आदत हो जाती है, वो नशे का आदी हो जाता है और इस वजह से उनमें छोटी छोटी बातों से विवाद शुरू हो जाया करता था और ये विवाद काफ़ी बड़ा रूप ले लिया करता था, क्योंकि तलाल जो है वो इस सब का जिम्मेदार यानी कि जो उनका हॉस्पिटल बंद हो गया था इसका जिम्मेदार निमिषा को मानता था। इस वजह से वो उसका जो पासपोर्ट है उसको चुरा लेता है और उसको अपने कब्जे में लेकर छुपा देता है और इस वजह से जो निमिषा होती है उससे एक गुलाम की तरह वो काम लेने लगता है और उससे अपनी हर बात मनवाने लगता है कि तुमको तुम्हारा पासपोर्ट तब दूंगा जब अगर तुम मेरी सारी बातें मानोगे। तो मजबूरी में उसको सारी बातें उसकी माननी पड़ती है। कई बार तलाल अपने दोस्तों को लेकर निमिषा के घर पहुंचता है और निमिषा से जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, वो खुद भी और उसके जो दोस्त होते हैं वो भी, यानी कि उसकी इज्जत से खेलने की कोशिश करते हैं और निमिषा बड़ी मुश्किल से खुद को उनसे बचाती है। लेकिन ये एक दिन की बात हो तो बात को इधर उधर भी कर दिया जाए, लेकिन ये तो हर तीसरे दिन का काम हो जाता है। कुल मिला के निमिषा उन सब से बहुत परेशान हो जाती है और सबसे ज़्यादा परेशान है तलाल के कारण, क्योंकि तलाल ने उसकी लाइफ को, उसकी ज़िंदगी को नरक बना दिया था। इतना ही नहीं, हद तो जब हो जाती है जब तलाल उसकी शादी के जो फोटो होते हैं उन फोटो में उसके पति की जगह पर अपनी फोटो चिपकाकर और वहाँ की सरकार को ये दावा करता है कि ये उसकी पत्नी है और वो इसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। निमिषा इससे इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो हर तरीके से इसे छुटकारा पाना चाहती थी, चाहे वो जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो। तो वो एक प्लान बनाती है इससे छुटकारा पाने का और इससे अपना पासपोर्ट वापस लेने का, वापस कब्जाने का। और प्लान ये था कि अगर वो इसको नशे की दवाई दे देती है, नशे का इंजेक्शन दे देती है और ये नशे में बेहोश हो जाता है, तो तब उसके पास जो उसका पासपोर्ट है वो इससे हासिल कर सकती है और वापस अपने कब्जे में ले सकती है और फिर यहाँ से मौका मिलते ही अपने देश इंडिया जाकर अपने परिवार के साथ रह सकती है। तो प्लान के हिसाब से निमिषा एक दिन ये जो तलाल होता है इसको नशे का इंजेक्शन लगाती है, लेकिन वो इंजेक्शन अपना काम नहीं करता है और तलाल बेहोश नहीं होता है। तब निमिषा सोचती है कि शायद इंजेक्शन का जो डोज था वो कम था, इसलिए उसको एक हैवी डोज का इंजेक्शन लगाती है। लेकिन इंजेक्शन लगाने से
ओवरडोज होने के कारण तलाल की मृत्यु हो जाती है। पुलिस को पता चलता है, पुलिस निमिषा को अरेस्ट करती है तो पूछताछ के दौरान निमिषा टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन उसने कहा था कि ये उसने अपने बचाव के लिए अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए किया था और उसको मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। लेकिन इसी बीच जो तलाल के घर वाले होते हैं वो निमिषा के खिलाफ अपने आदमी को मारने के लिए निमिषा पर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। निमिषा को 2017 में गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके उसको अदालत में पेश किया जाता है। मामला कुछ सालों तक चलता है और 2020 में जो वहाँ की निचली अदालत होती है वो अदालत निमिषा को सजाए मौत देती है। और इसका कारण ये था कि जो निमिषा है उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इसके लिए एक अच्छा सा वकील कर सके। अच्छा वकील ना होने के कारण जो निमिषा है वो अच्छे से अपना पक्ष अदालत में पेश नहीं कर पाई और उस कारण से उसको सजाए मौत मिली। इसके बाद निमिषा को सुप्रीम कोर्ट में अपील का मौका मिलता है, लेकिन वहां भी अच्छा वकील ना कर पाने के कारण 13 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी अपील खारिज कर दी जाती है। उसके बाद उसको अपने बचाव का एक और मौका मिलता है, वो है ब्लड मनी। ब्लड मनी क्या होता है? ब्लड मनी का मतलब ये होता है कि जो मरा है अगर उसका परिवार उसको माफ कर देता है, वो चाहे पैसे लेकर माफ करे या वैसे माफ करे, किसी भी तरह से अगर उसका परिवार या उसके परिवार के घर वाले उसको माफ कर देते हैं तो उसकी जो सजा है वो माफ कर दी जाती है। तो इसके लिए निमिषा के घर वाले जो तलाल होते हैं उसके घर वालों से माफ़ी मांगते हैं अपनी बेटी की तरफ से और उनको माफ़ करने के लिए कहते हैं। तो इसके लिए बताया जाता है कि जो उसके घर वाले होते हैं वो 1.60 करोड़ रुपए मांगते हैं, लेकिन निमिषा के जो घर वाले होते हैं उनके पास उस टाइम इतने पैसे नहीं होते हैं और पैसे वो दे नहीं पाते हैं। तो जो सज़ा होती है निमिषा की सजाए मौत वो बरकरार रहती है। तो पैसे जुटाने के लिए इंडिया में जो उसके पति होते हैं वो अपने पत्नी को बचाने के लिए द सेव निमिषा प्रिया के नाम से एक क्राउड फंडिंग शुरू करते हैं। उसका पति जो है वो बताता है कि उसकी पत्नी के साथ क्या क्या गलत हुआ है, किस तरह से वहाँ का एक आदमी उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उसको जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था और ऐसे ऐसे उससे मुक्ति पाने के लिए उसकी पत्नी के हाथ से उस आदमी का मर्डर हो गया है। तो इस कारण से उसको अपनी पत्नी को बचाने के लिए 1.60 करोड़ रुपयों की ज़रूरत है, लेकिन जो क्राउड फंडिंग है उसमें पारदर्शिता न होने के कारण ये मामला बीच में ही अटक जाता है और जो उसकी सज़ा है वो माफ़ नहीं हो पाती है। आखिरी मौका मिलता है निमिषा को अपनी जान बचाने का और वो है राष्ट्रपति से माफ़ी। निमिषा राष्ट्रपति के पास अपनी बचाव याचिका दायर करती है, लेकिन वहां से भी उसकी जो याचिका होती है वो रद्द कर दी जाती है और जो उसकी सजाए मौत होती है उसकी एक तारीख निश्चित कर दी जाती है और वो तारीख होती है 16 जुलाई 2025 जो कि अभी अगले हफ्ते होने वाली है। अब जो निमिषा की माँ होती है और जो उसके पति होते हैं वो भारत सरकार से अपनी बेटी के बचाव के लिए अपील करते हैं और फिर भारत सरकार अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो भी नहीं बचा पाती है और वो भी असफल हो जाती है। लेकिन भारत सरकार का बचाव अभियान जो होता है निमिषा को बचाने के लिए वो अभी भी जारी है, उसकी कोशिश अभी भी जारी है। अभी भी निमिषा को बचाने के लिए एक आखिरी मौका बचा हुआ है और वो मौका वही है ब्लड मनी वाला, यानी कि अगर तलाल के घर वाले निमिषा को माफ़ कर देते हैं तो उसकी जो सजाए मौत की सज़ा है वो बिल्कुल माफ़ हो जाएगी, वो बिल्कुल छूट जाएगी।
तो जो निमिषा के घर वाले हैं वो अभी भी किसी तरह से पैसे का इंतजाम करके तलाल के घर वालों को मनाने में लगे हुए हैं। भारत सरकार भी अपनी कोशिश कर रही है उसको बचाने के लिए। तो देखो आखिर में क्या होता है, क्या पता मौके पर स्टोक लग जाए और निमिषा की जान बच जाए। खैर जो भी होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं ट्रू क्राइम की एक और ट्रू स्टोरी के साथ। तो चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।